जय हिंद दोस्तों। मैं राधा शुक्ला न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए हिंदी विषय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत एग्जाम की पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ कल हमारा पहला वीडियो था और उसमें कई चीजें ऐसी भी थी जो आपको हमने पूरी समझाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ जो चीजें नहीं समझा पाए या फिर जो हमसे त्रुटियां हुई हों उसे हम सुधारते हुए अब आगे के वीडियो में हम बढ़ते हैं और आपको हिंदी हमारी जो कि राजभाषा हमने कल आपको बताया था, उसके साथ साथ हमें और भी चीजें जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा। चलिए फिर हमारे साथ आज हमारे हिंदी के राजभाषा के वीडियो पर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही हम अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर हमने आपको कल जैसा कि यहाँ तक बताया था कि हिंदी हमारी जो कि राजभाषा है, फिर से हम आपको बताते हैं हिंदी हमारी जो कि राजभाषा है। तो ये राजभाषा हमने समझ लिया था और संविधान में भी था, जो कि हमने इसको राजभाषा कब मान्यता प्राप्त की थी। कल के वीडियो में बताया था कि इसको हमने मान्यता 26 जनवरी 1950 को बता किया था। और उसके साथ साथ ही हमको ये भी जानना होगा कि हमने इसको किस अनुसूची में रखा था, किस भाग में रखा था, किस अनुच्छेद में रखा था ना। चलिए फिर हमारे साथ जुड़ते हैं और फिर देखिएगा। तो हिंदी हमने आपको बताया राजभाषा थी। और अगर आपसे कोई प्रश्न करता है या फिर कह दे प्रतियोगी प्रश्न भी आता है कि हिंदी जो कि राजभाषा है वो किस भाग में है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी हमारी राजभाषा है तो वो किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिंदी है ये भाग हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है ना। तो उसी में से हिंदी जो है वो हमारे भारत के संविधान में भाग 17 में है। फिर से बात करते हैं, जो हिंदी राजभाषा है संविधान के भाग 17, ठीक है। और अनुच्छेद अगर कोई पूछता है आपसे कि अनुच्छेद हिंदी हमारी राजभाषा है जो कि सब हमारे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद अगर पूछता है तो 343 से 351 अनुच्छेद तक हमारी हिंदी विषय का वर्णन किया गया है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा जो की है उसको हमारे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत रखा गया है। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर आपसे प्रश्न आता है कि ये हिंदी हमारी जो कि राजभाषा है किस अनुसूची में रखी गई है, और उस अनुसूची में और भी तो भाषाएं रखी गई होंगी। राजभाषा तो हमने हिंदी रख ली, इसके अलावा हमारे भारत में और भी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारी हिंदी राजभाषा है। और अगर अनुसूची पूछते हैं तो अनुसूची क्या होगी, आप भी हमारे साथ बताते चलिएगा कि अनुसूची कौन सी थी। तो अनुसूची की बात अगर करते हैं तो अनुसूची 8 में हमारी टोटल 8 में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। फिर से हम बताते हैं कि अनुसूची 8 में हमारी कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। तो कुल टोटल 22 तो एकदम से तो हो नहीं गई थी, धीरे धीरे हमने जैसे जैसे हमारे जैसे जैसे हमने अपने भारत में कई भाषाएं हुई, वैसे वैसे हमने उसका विभाजन करते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं को अपनाया। तो उसी तरह धीरे धीरे पहले पहले हमारे प्राचीन समय में, पहले प्राचीन कहने का मतलब है कि हमारे जब संविधान बना था तो उसके साथ पहले 14 भाषाएं थी। फिर से हम आपको बताते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारी फिर 14 भाषाओं को हमने मान्यता दी थी। फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते करते करते फिर हमारे पास कुल आज के समय में 22 भाषाओं का वर्णन है। हमारे साथ फिर से आप कहिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है तो हिंदी हमारी राजभाषा है। और अगर पूछते हैं कि किस भाग में है तो भाग 17 में है। अनुच्छेद अगर पूछते हैं तो अनुच्छेद 343 से 351 में है। और अनुसूची अगर पूछते हैं तो अनुसूची 8 में है। कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। तो 22 भाषाएं तो हो गई, अब इसको हमें पता भी तो होना चाहिए कि 22 भाषाएं कैसे होती हैं, कैसे हुई थी। तो ऐसे हमारे साथ धीरे धीरे आप याद भी करते चलिएगा और समझते चलिएगा। आपको पूरी चीजें हम आप
पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, भाषा हो गई, फिर कितनी 22 भाषाएँ थी, उनको 22 भाषाओं को हमें देखना भी होगा। तो कहते हैं 22 भाषाएँ, अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा। 22 भाषाएँ, जो कि हमने अभी आपसे बताया कि पहले 14 भाषाएँ थी, फिर हमने बाद में भाषाओं को लिया है, उसके साथ-साथ तो 14 भाषाएँ कौन-कौन सी थी, हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ आप धीरे-धीरे मुँह से बोलते रहिए ताकि आपको याद होती रहे। क्योंकि अगर आज भी है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन, अक्सर पूछा जाता है नहीं पूछते हैं कि इनमें से कौन-सी हमारी भाषा, भारत की भाषा नहीं है, और किस अनुसूची में है, या किस अनुसूची में कौन-सी भाषा नहीं है। तो जो 14 भाषाएँ थी, कौन-कौन सी थी? बांग्ला थी, असमिया है, गुजराती है, उर्दू है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, संस्कृत और तेलुगु। हमारे साथ फिर से बोलिएगा कि बंगला, असम, गुजराती, बंगला, असमिया, गुजराती, बंगला, असमिया, गुजराती, उर्दू, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तमिल और संस्कृत और तेलुगु। तो ये हमारी 14 भाषाएँ थी। कौन-सी थी? 14 भाषाएँ थी। फिर इसके साथ-साथ हमें, जब हमने संविधान करा, तो इसके साथ 14 भाषाएँ थी। फिर इसके साथ हमने धीरे-धीरे परिवर्तन किया, और जैसे-जैसे हमको लगा कि हाँ, इन्हें हमें अनुसूची के अंतर्गत रखना चाहिए, इन भाषाओं को, तो हमने वैसे-वैसे संविधान में संशोधन करके उन भाषाओं को अपनाया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले 14 भाषाएँ थी, और वर्तमान समय समय में कुल 22 भाषाओं का हमारे संविधान में वर्णन है। तो इक्की पहला संविधान का संशोधन हमने कब किया? 21वां संविधान संशोधन। आप लोग फिर से तैयार करिएगा, रिवाइज करिएगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। अगर हम भाषा के तौर पे अगर कहें, तो ये हमारा पहला संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमने सर्वप्रथम सिंधी भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम सिंधी भाषा को अपनाया था। फिर इसके आगे थोड़ा-थोड़ा बढ़े, फिर हमें लगा कि कुछ और भाषाओं को हमें जोड़ना चाहिए। तो फिर इसके बाद 21वां हो गया, फिर आ गए हम 71वां। ये होता है 71वां। पहले था 21वां, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर इसके बाद आ गए 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन-कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ऐसे याद करिए कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर इसके बाद, अच्छा, थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ट्रिक बताते हैं। ये 21वां हो गया, ये 71वां हो गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे क्या, 1-1 2 हो गया, और 7 2 9 हो गया, तो क्या हो गया? 92। कहने का मतलब है, पहले 21, ऐसे याद करो, 21वां, 71वां दोनों को जोड़ देंगे, फिर तीसरा संविधान संशोधन इसमें का क्या होगा? 92 हो जाएगा। तो फिर से याद करते हैं, 21वां संविधान संशोधन, और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, और अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो 92 हो जाता है। यानी हमारा ये भाषा के तौर पे तीसरा संविधान संशोधन। और फिर 92 में आते हैं अगर, तो यहाँ क्या होगा? बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 2003 में हुआ था। बात ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछा जाता है। आपके आगामी जो एग्जाम है, चाहे यूपीपी हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, और इसके साथ साथ हमारा सुपर टेट हो, या फिर बीपीएससी टीआरई हो, हिंदी का हिंदी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है। तो ये कभी ज्यादा तो बड़े पॉइंट्स नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको नहीं याद रहता है, तो इसमें हम फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि हम हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमको ये पता हो गया होगा। फिर आगे थोड़ा-सा करके करते हैं कि हमको हो गया। फिर इसके बाद आते हैं लिपि। यहाँ पे आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी कि हमारी फिर लिपि कौन-कौन सी है। लिपि कौन-कौन सी है। चलिए फिर देखते हैं कि लिपि हमारे में कौन-कौन सी है। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि हिंदी राजभाषा थी, और उसके साथ-साथ हमारे भाग 17 में था, अनुच्छेद 343 में था, 343 से 351 में था। फिर
अनुसूची कौन-सी थी? 8वीं थी, 22 कुल भाषाएँ थी और इसके साथ-साथ फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिपि, लिपि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम लिपि में आते हैं, तो लिपि में अगर कहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में जो हिंदी है वो किस लिपि की है? फिर से आपसे कहते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि हिंदी हमारी कौन-सी लिपि में है, कौन-सी लिपि में लिखी जाती है? अगर आपसे ये प्रश्न उठता है, तो आप बताइएगा कि हिंदी हमारी जो कि भारत की राजभाषा है, वो देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आप पूछेंगे मैडम ये देवनागरी लिपि क्या होती है? तो ऐसे तो सबको पता होता है कि ये देवनागरी लिपि है, बहुत चीज़ें मतलब समझाना इतना नहीं है, बट उसको समझना ये होगा कि देवनागरी लिपि आखिर होती क्या है? तो जैसे बताते हैं आपको देवनागरी लिपि, जैसे ये लिखा है देवनागरी देवनागरी लिपि, ठीक है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि ये ब्राह्मणी रूप का परिष्कृत रूप है। फिर से हम आपको बताते हैं कि जो देवनागरी लिपि है, ये ब्राह्मणी 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 लिपि लिपि का परिष्कृत रूप है। का लिपि का परिष्कृत रूप है, ठीक है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मणी लिपि क्या थी? तो पहले ब्राह्मणी लिपि थी और इसी ब्राह्मणी लिपि की तरह ही देवनागरी लिपि है, कोई अलग से नहीं। ये भी लिपि बाएँ से हम दाएँ लिखते थे, देवनागरी लिपि भी हम बाएँ से दाएँ लिखते थे। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम देवनागरी लिपि को पहचानना होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे ये लिखा है च या न, ठीक है? चयन लिखा है, फिर इसके बाद लिखा है जैसे कोई हम कह दें कमल लिखा है, ठीक है? कमल हो गया या फिर कह दें नयन लिखा है। ना यह न, ठीक है? ये तो हमने चलो वर्णों को इकट्ठा करके एक शब्द बना लिया है और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि हम इसको बाएँ से दाएँ लिखते हैं। फिर से हमारे साथ समझिएगा कि देवनागरी लिपि को हम बाएँ से दाएँ में लिखते हैं और इसके साथ-साथ हम बाएँ से दाएँ में लिखते भी हैं और इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके ऊपर जो हम ये रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं। इसको कहते हैं क्या हम? सिरोरेखा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेट एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि जो शब्द हम लिखते हैं इसके ऊपर जो ये रेखा अंकित की जाती है, इसको कहते क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसके दो नाम है, एक तो सिरोरेखा कहते हैं। हमारे साथ समझिएगा कि इस रेखा को सिर शब्दों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है इसको सिरो रेखा कहते हैं या फिर कहेंगे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं? इसकी देवनागरी लिपि की पहचान क्या है? ये हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसके साथ साथ ही इसके ऊपर शब्दों के ऊपर जो हम ये रेखा खींचते हैं इसको सिरोरेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे भारत की जो लिपि है क्या है? देवनागरी लिपि है और कैसी है? ये ब्राह्मणी लिपि का ही परिष्कृत रूप है जो कि इसके ऊपर रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है? सिरोरेखा या फिर क्षैतिज रेखा कहलाई जाती है। अब इसके बाद हम चलो ये हो गया, हम सारे हमारे साथ फिर से एक बार आप तैयार करिएगा कि हमारे भारत में जो कि हिंदी भाषा है वो राजभाषा है और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 343 से 351 अनुच्छेद और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 17 में है। अनुसूची अगर पूछी जाए तो 8वीं अनुसूची में है और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। तो इसके आगे आप पढ़ते हैं, लिपि हो गई। अब हमने कल आपको विकास क्रम इसका बताया था, कल इसका विकास क्रम बताया था। क्या बताया था आपको हमने? हिंदी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई थी उसका विकास क्रम बताया था, उसी क्रम को हम आगे करते हुए बढ़ते हैं। तो हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम।
अब हमारे साथ समझिएगा कि हिंदी का जो विकास क्रम था वो कैसे था, हिंदी कैसे हमारी हिंदी को हमने वर्तमान समय में अपनाया है। ये हमने कल आपको बताया था, लेकिन हम इसके साथ साथ आपको फिर से रिवाइज करते हैं कि पहले क्या थी। हमारे साथ भी आप बोलते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताते चलिएगा। तो पहले संस्कृत भाषा थी, जो कि हमने बताया था देववाणी है या फिर आर्यों की भाषा है। संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली भाषा आई थी। पाली भाषा के बाद क्या आई थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद क्या आई थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आई थी? हमारे साथ फिर बताते चलिएगा। अपभ्रंश के बाद क्या आया था? अवहट। अवहट भाषा आई थी। अवहट भाषा के बाद क्या आई थी? प्रारंभिक हिंदी कहें या फिर आरंभिक हिंदी कहें? प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक या फिर कह दे आरंभिक हिंदी। आरंभिक हिंदी। तो हमने आपको इतनी चीजें बता दी थी। और अब इसके आगे हम आपको बताते हैं क्या? पहले क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी। अब प्रारंभिक हिंदी हो गई, ये हमने आपको बताया था आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा थी। ये क्या थी? बौद्ध धर्म के उपदेश थे। ये क्या थे? जैन धर्म की संकलन, जैन धर्म का संकलन इसी भाषा में किया गया है। फिर अपभ्रंश पे आते हैं। आज आपका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हम अपभ्रंश के बारे में आपको बताते हैं कि अपभ्रंश आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझिएगा थोड़ा, अगर हम इसको संस्कृत भी इसमें जोड़ते हैं तो अपभ्रंश, आपसे अपभ्रंश का वर्ण, अपभ्रंश का संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है? हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में बताते भी रहिएगा। तो अपभ्रंश का क्या होता है? अप प्लस भ्रंश प्लस क्या होगा? अपभ्रंश प्लस अप प्लस भ्रंश, और उसके बाद क्या होगा? एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा सही करते हैं। अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश और प्लस संस्कृत में घय प्रत्यय होता है। क्या होता है? संस्कृत में घय प्रत्यय। इन्हीं से हमारा अपभ्रंश बना है। अप प्लस भ्रंश प्लस घय। आपके टेट के पेपर में पूछा गया था कि जो अपभ्रंश है इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, और ऑप्शंस उसमें कुछ ऐसे ही दिए गए थे, उनमें से हमारा ये घय भी था। तो अगर आपको संस्कृत हिंदी और हिंदी पढ़ना है तो अच्छी हिंदी आपको अगर पढ़नी है तो उसके साथ आपको संस्कृत भी इसमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें आपको आगे चल के वर्णमाला में संस्कृत के द्वारा ही आप उसे तैयार कर पाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं कि अपभ्रंश का अपभ्रंश को अगर हम तोड़ेंगे तो अप प्लस भ्रंश प्लस घय, ये होता है प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? हमें बताइएगा आप लोग, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्दों के अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ता है। तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। यहाँ अगर एक पॉइंट आप समझ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको जितने पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हो उसे भी समझने की कोशिश करिएगा। तो घय प्रत्यय हो गया, यहाँ पे हमने आपको इतना बता दिया। अब ये अपभ्रंश होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि ये अपभ्रंश होता क्या है, तो अपभ्रंश को हमने समझा है कि इसका विकास हम 5000 से 1000 ईस्वी के दौरान मानते हैं। ठीक है? तो अपभ्रंश जो है, तो फिर अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आपको समझाते हैं टोटल अपभ्रंश के बारे में। जो ये अपभ्रंश था, अपभ्रंश, आप सारी चीजें आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आपने एक दिन में, हमने इतनी बड़ी क्लास कर ली, सब इकट्ठा एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और अगर पूछ ले आपसे तो समझ में कुछ नहीं आया। तो धीरे धीरे स्तर से चलिए ताकि आपको समझ में भी आए और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो जो ये अपभ्रंश दिया गया है, अभी हमने बताया कि अपभ्रंश जो है किससे बना है? अप प्लस भ्रंश, अप प्लस भ्रंश और प्लस घय प्रत्यय। ठीक है? अपभ्रंश प्लस घय और प्लस प्रत्यय हो जाएगा। और अपभ्रंश अभी हमने बताया कि इसका अगर हम विकास क्रम पूछे तो 500 से 1000, 500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। कितना है? 5000 से 1000 ईस्वी
माना जाता है, ये इसका विकास कहा जाता है। तो अपभ्रंश कब आई है? प्राकृत के बाद आई थी। कभी-कभी आपसे बीच की चीज़ पूछ ली जाती है कि अपभ्रंश से पहले हिंदी का कौन-सा विकास क्रम था? तो अपभ्रंश से पहले कौन आपको आगे भी याद रखना होगा, पीछे भी याद करना होगा और जो बीच में आता है पहले बात ये भी आपको तैयार करना होगा। ये सीधे नहीं कि आपने विकास क्रम याद कर लिया। कभी-कभी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अपभ्रंश है किससे पहले आता है या किससे बाद में आता है, ये पूछा जाएगा। तो इसका विकास अगर आपसे पूछा जाए तो 500 से 1000 इस 1000 ईस्वी माना जाता है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा छूट गया है जो हम आपको बता रहे हैं, देवनागरी लिपि हमने बताया था। इसका इम्पोर्टेंट ये है बात, इसकी पिछले पेज पे हम चलते हैं। कहाँ पे है? हाँ, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। जो ये देवनागरी एक सेकंड, इसे हम थोड़ा-सा इरेज़ कर देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है। इसके साथ-साथ देखिए, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, आपको बताए थे देवनागरी लिपि, थोड़ा-सा आपको बताए दे रहे हैं। दे अ, देवनागरी लिपि, देवना एक सेकंड दिखाते हैं आपको। यहाँ पे था, हाँ, यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं आपको, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। ये यहाँ पे सिरोरेखा हो गई थी, यहाँ पे सिरोरेखा थी। तो जो देवनागरी लिपि हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका आता है कि सब सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का हमको कहाँ पर उल्लेख देखने को मिला था? ये क्वेश्चन अगर आएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम हमको कहाँ पर मिला था? तो क्वेश्चन अगर ये रहेगा तो आप लिखिएगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जय भट्ट, कौन थे? जय भट्ट, जय भट्ट के शिलालेख में, जय भट्ट के शिलालेख में, जय भट्ट के शिलालेख में हमें सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख देखने को मिलता है। आपके अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है ये कि जो देवनागरी लिपि और डैश पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में देखने को मिलता है, तो क्या होगा? जय भट्ट, जय भट्ट के शिलालेख में हमको देवनागरी लिपि का वर्णन मिलता है। क्या है? सर्वप्रथम। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सर्वप्रथम पता चलता है कि ये सर्वप्रथम पूछा गया, ये सर्वप्रथम अपनाया गया है, तो आप उसको एक्स्ट्रा बिंदु समझ के अपने कॉपी और पेन के साथ उसको महत्वपूर्ण पॉइंट पे नोट डाल के लिखा करिए कि क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे आपको हिंदी पूरी आती है या अदर सब्जेक्ट पूरे विषय आते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे पॉइंट ही नहीं आते हैं, तो फिर आपका सारा पढ़ना बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो लगे ऐसा पॉइंट तो आप पेन से कॉपी में अपने नोट डाल के स्पेशली ये लिख लिया करिए कि ये जैसे देवनागरी लिपि है के बारे में आपने वर्णन लिख लिया, फिर वहां पे नोट डाल के दूसरे पेन से लिख लीजिएगा कि देवनागरी लिपि जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें जय भट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। तो आपको हमने ये पॉइंट्स बता दिए। अब हम आते हैं अपने ही पॉइंट्स पे जहाँ पे हम रुके थे। कहाँ पे थे? अपभ्रंश पे। यहाँ पे थे हम, कहाँ पे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट। और इसके साथ साथ ही हम आ गए थे आगे। यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं, देवनागरी लिपि हो गई थी, हिंदी का विकास क्रम हो गया था और अपभ्रंश। अब हम अपभ्रंश पे आते हैं। फिर से बताते हैं अपभ्रंश। तो हमने इसका क्या बताया था? कि अप प्लस भ्रंश प्लस घय प्रत्यय था और इसका विकास अगर कहें तो 500 से 1000 ईसा पूर्व माना था हमने। ठीक है? 1000 ईसा पूर्व था और फिर इसके साथ-साथ हम समझेंगे कि 1000 ईस्वी 1000 ईस्वी था ये, तो 1000 ईस्वी तक था। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश के भी तो कई भेद होते हैं ना, और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी जो है हमने उसको सौर सेनी अपभ्रंश में समझा था कि हमारी हिंदी की जो क्या है लिपि देवनागरी है, और अगर अपभ्रंश पूछेंगे तो क्या है? सौर सेनी। तो सौर सेनी पे पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपभ्रंश कितने होते हैं। तो अपभ्रंश कितने नहीं पूछा जाता है, कौन-कौन से होते हैं वो पूछा जाता है कि कुछ जो है अपभ्रंश होते ज़रूर हैं, उनको मान्यता नहीं दी गई है। तो उस हिसाब से तो हमें ये देखना होगा कि अपभ्रंश कौन-कौन से होते हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि अपभ्रंश कौन-कौन से होते हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है? अपभ्रंश, अपभ्रंश। और ये इसका विकास क्या इसका था? आप फिर से हमारे साथ लिखते चलिएगा। आप इसको आपको हम बार-बार इसलिए
याद दिलाते हैं ताकि आपको इसी बहाने याद हो जाए। अप प्लस भ्रंश, अप प्लस भ्रंश और प्लस घय क्या था? प्रत्यय। घय प्रत्यय था। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अपभ्रंश कौन कौन से होते हैं। तो अपभ्रंश हमारे साथ लिख नोट करिएगा आप लोग। क्या है? पहला अपभ्रंश है सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश। और इसमें भी दो आते हैं भाग। सौर सेनी अपभ्रंश हो जाएगा। और इसमें भी दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अब हमारे साथ आप थोड़ा सा बताइए। अगर आपको भी पता हो तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा कि अपभ्रंश में जो है सौर सेनी अपभ्रंश होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं बताइए? कौन से? पश्चिमी हिंदी। और कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी। इसके बाद क्या आएंगे? राजस्थानी हिंदी में आते हैं। पहला कौन सा है? इसके अंतर्गत पहला आएगा सौर सेनी अपभ्रंश। और इसके भी दो मुख्य भाग होते हैं, और तो भी होते हैं गुजराती, बट मुख्य को हम समझते हैं कि होता है क्या? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और इसके बाद क्या आता है? दूसरी क्या होती है? कौन सी? राजस्थानी। राजस्थानी। आज हम सौर सेनी अपभ्रंश को समझते हैं। आराम से चलते हैं। ये नहीं कि वैसे पूरे पॉइंट्स को हम तो बताते ही रहेंगे, बट अगर एक पॉइंट हमने उठाया है तो उसको हम पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी हिंदी पूछी जाए कौन से अपभ्रंश से है? सौर सेनी अपभ्रंश से है। और सौर सेनी अपभ्रंश को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य तौर पे दो होते हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हमारे साथ याद करते चलिएगा कि अपभ्रंश का पहला जो पार्ट होता है, पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? सौर सेनी अपभ्रंश। और सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। इसके भी कई भाग होते हैं पश्चिमी हिंदी के। कौन कौन से होते हैं हमारे साथ आप बताइएगा। तो इसमें आता है क्या? अगर कहें पश्चिमी हिंदी का, यहाँ पे लिखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। तो इसमें क्या आएगा बताइए? खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली, जिसे हम क्या कहते हैं? या फिर इसे हम कौरवी भी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ये चीज आप याद रखिएगा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इसके साथ साथ अगर हम चले तो क्या होगा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ब्रज के बाद क्या हो जाएगी? कन्नौजी। कन्नौजी भाषा, जो कन्नौजी के साइड बोली जाती है, क्या होगी? खड़ी बोली कौरवी। कौरवी पर इसका दूसरा नाम है। फिर आ जाएगी ब्रज भाषा, फिर है कन्नौजी। कौन कौन सी है पश्चिमी हिंदी में? खड़ी बोली, इसको कौरवी कहते हैं। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बाद आ जाएगा कन्नौजी। और कन्नौजी के बाद आ जाएगा बुंदेली। बुंदेली। बुंदेली, या फिर कहते हैं बुंदेलखंड की जो भाषा है बुंदेली हो जाएगी। कौन कौन सी? खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। बांगरू। बांगरू, ये नाम इंपॉर्टेंट है। क्या है? बांगरू। बांगरू, या फिर इसे कहते हैं बांगरू जाटू। नहीं, इसे जाटू नहीं कहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, बांगरू या फिर जाटू। जाटू को हरियाणवी। जाटू को हरियाणवी भाषा भी कहते हैं। ठीक है? जाटू को हरियाणवी भाषा, हरियाणवी, इसे हरियाणवी भाषा भी कहते हैं। तो हमारे साथ ये ध्यान रखिएगा कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इसमें सौरसेनी अपभ्रंश में क्या आता है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी, इसको दो भाग में मुख्य तौर पे बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ये पश्चिमी लिखा है, ध्यान करिएगा। पश्चिमी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी? खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जाटू और हरियाणवी। फिर से याद करिएगा। खड़ी बोली, खड़ी बोली और जिसको कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जाटू या फिर हरियाणवी। इसको ऐसे कर लीजिए आप, एक सेकंड। हम्म हम्म, इसमें हाँ, तो बांगरू, जाटू या हरियाणवी, आपको ये नाम आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसे कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हरियाणवी जो भाषा है ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जाटू, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली का दूसरा नाम, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है? कौरवी होता है। तो ये होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, कौन सा हमने अभी बताया? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी, जो कि आती है सौरसेनी अपभ्रंश में। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी।
राजस्थानी हिंदी आती है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसको कैसे ऐसे याद करिएगा, मेवाती मालवी मारवाड़ी, मेवाती मालवी मारवाड़ी, जैसे क्या है, मेवाती, मेवाती मालवी, मेवाती मालवी मारवाड़ी, ये बस किस में आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। जैसे कहते हैं मेवाड़, मेवाड़ मारवाड़ी, मारवाड़ी हिंदी, ठीक है, मेवाती मालवी मारवाड़ी हिंदी। अब इसको भी किस राजस्थान के किस क्षेत्र में बोला जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। पहले देखते हैं फिर से राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती है, मेवाती मालवी मारवाड़ी, मेवाती मालवी मारवाड़ी, मेवाती मालवी मारवाड़ी। इसके साथ साथ हमें और समझना होगा कि कहाँ कहाँ होती है। तो मेवाती होती है उत्तरी, उत्तरी राजस्थान में, मेवाती क्या होती है, उत्तरी, उत्तरी राजस्थान में। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में। तो उत्तरी राजस्थान में हमारी मेवाती भाषा बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में हमारी मेवाती भाषा बोली जाती है। इसके साथ साथ अगर समझेंगे हम मालवी, तो मालवी बोली जाती है दक्षिण में, मालवी बोली जाती है दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। और अगर आपसे मारवाड़ी पूछा जाए, फिर से करिएगा कि जो मेवाती हिंदी है वो किसमें बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में, और मालवी जो है दक्षिणी में, मारवाड़ी कहाँ है, मारवाड़ी पश्चिमी में। एक सेकेंड, मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है। मेवाती हिंदी उत्तरी राजस्थान में, मालवी दक्षिणी राजस्थान में, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में ये भाषा बोली जाती है। अगर हम आपको राजस्थान में भाषा को अगर विभाजित किया जाएगा तो मेवाती मालवी मारवाड़ी, मेवाती मालवी मारवाड़ी, और इसके साथ साथ एक आती है ढूंढाड़ी, ऐसे याद करिएगा, ढू ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। इसे फिर इसके साथ साथ हम जयपुरी भी कहेंगे, इसके साथ साथ हम जयपुरी भी कहेंगे, जिसे हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि ढूंढाड़ी जो भाषा है ये कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये जयपुरी, इसको जयपुरी कहते हैं। जो ढूंढाड़ी भाषा होती है इसको हम जयपुर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे कोई राजस्थानी भाषा को पूछता है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये मेवाती मालवी मारवाड़ी और मेवाती मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, जो कि हम जयपुर के क्षेत्र में या फिर कहते पूरे राजस्थान के क्षेत्र में हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें समझ में आना चाहिए कि जो मेवाती भाषा है वो उत्तरी राजस्थान में है, जो मालवी है वो दक्षिणी राजस्थान में है, जो मारवाड़ी है वो कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में है, और इसके बाद ढूंढाड़ी जो है ये हमारी जयपुर में बोली जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें और भी पता होना चाहिए कि ये तो पूरा पता हो गया, जयपुरी हो गई या फिर इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जो कि अब हमारा क्या बचा, अब आप ध्यान रखिएगा, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, ये पूर्वी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान में भाषा बोली जाती है। तो हमारे साथ फिर से आप बोलिएगा कि पश्चिमी हिंदी में अगर पूछते हैं, पश्चिमी हिंदी में अगर हम भाषा पूछते हैं तो कौन कौन सी आती है, खड़ी बोली जिसको हम कन्नौजी कहते हैं, फिर आती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद आती है कन्नौजी, कन्नौजी के बाद आती है जयपुरी, जयपुरी सॉरी कन्नौजी के बाद आती है बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेलखंड के बाद कौन सी आती है, हरियाणवी, जिसे हम जाटू नाम भी देते हैं, जिसे हम जाटू नाम भी देते हैं। और राजस्थानी में आते हैं तो मेवाती मालवी मारवाड़ी जयपुरी, मेवाती मालवी मारवाड़ी और जयपुरी। मेवाती आती है उत्तरी राजस्थान में, मालवी आती है दक्षिणी राजस्थान में, मारवाड़ी आती है पश्चिमी राजस्थान में, और जयपुरी या फिर दूसरा नाम क्या है ढूंढाड़ी, ये आती है हमारे पूर्वी राजस्थान में। तो ये हमने आपको बता दिया पॉइंट। हमारे साथ फिर से आप तैयार करिएगा कि अनुच्छेद राजभाषा अगर पूछा जाए तो किस अनुच्छेद में आती है, भाग भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में, और अनुसूची आती है 8 में, जो कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो ऐसे याद करिएगा, 21, 71वां और 92, 21, 71, 92 ऐसे 3 संविधान संशोधन हुए थे। 21 में क्या हुआ था, सिंधी भाषा हुई थी, और 71 में क्या हुई थी, 3 नामक नेपाली, नेपाली हो गई, और मणिपुरी, कासे, कोंकणी ये भाषाएं हो गई। और इसके बाद अगर 92 में आएंगे हम तो 92 में कौन कौन सी थी, बोरो, डोंगरी, संथाली, बोरो, डोंगरी, संथाली, ऐसे करके एक और भाषा थी, ऐसे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें, ठीक है। तो बात ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए फिर आज हम इतना रखते हैं, फिर इसके बाद हम आगे
कल के लिए इससे बेहतरीन आपके लिए हम मुख्य बिंदु लेकर के आएँगे, जिसको हम आपको समझाने की पूरी कोशिश में रहेंगे। तो आपको ये बात तो समझ में हमारी हमारी पूरी बात तो समझ में आपको आई होप आ गई होगी कि ये जो अपभ्रंश है, ये किस प्रत्यय से है? घय प्रत्यय से है। इसी के साथ-साथ अब हम कल आपके लिए एक और इससे अच्छी क्लास की कोशिश रहेगी पूरी लेके, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे चैनल को और हमारे इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए हम बेहतरीन सी चीज़ें और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपकी अगली क्लास में आपसे मिलने आएँ। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।